हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे ना ईयर वाइज जब एग्ज़ाम हुआ करते थे उस समय का क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है डिफाइन द टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उसको ना डिफाइन करना है। तो पहला जो है वो मेरा है ओवरलैपिंग सेट, सेकेंड है मेरा वेक्टर स्पेस, थर्ड है मेरा यूनिवर्सल सेट्स एंड फोर्थ जो है वो मेरा है ग्रुप्स। तो इसमें जो वेक्टर स्पेस जो है ना ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ये जब ये सेमेस्टर वाइज वाले जो भी सिलेबस है उसमें ये वेक्टर स्पेस को नहीं पढ़ना है। तो इसको यहाँ पे हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। जो सिलेबस में है उसको देखते हैं। तो पहला जो है वो मेरा ओवरलैपिंग सेट्स। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ओवरलैपिंग सेट जो है, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन द सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मीनिंग ही क्या होता है कि मान लो कि कोई सेट है या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कोई एक और चीज़ रख देना तो वो क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट का मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरे पास दो सेट है और दोनों सेट में ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो कि क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। कॉमन मीन्स इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो क्या होना चाहिए, एक नल सेट नहीं होना चाहिए, ठीक। कुछ ना कुछ उसमें एक कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है एंड एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 3 4 5 है। तो इसमें क्या है, मेरा 3 जो है क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ओवरलैपिंग सेट्स बोल सकते हैं। इसी को ये तो हो गया मेरा ये सेट्स के फॉर्म में। इसको अगर चाहो तो वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मान लो ये मेरा सेट ए था, वो उसमें क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 हो गया। एंड सेट बी है जिसमें 3 4 5 है, 3 4 5 है। तो ये हो गया मेरा एक ओवरलैपिंग सेट। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड में मेरा जो क्या था, वेक्टर स्पेस था, तो वो तो सिलेबस में नहीं है। थर्ड को देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन पढ़ते हैं। ए यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक। और इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। तो इसका बस यही मीनिंग है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि मान लो कि मेरे पास दो सेट है, और दो बोलो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है सेट। तो और एक और सेट है जिसमें ना जो मेरा दो सेट माने हैं उसका सारा एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना, तीसरे सेट में होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि अगर हम किसी सेट के बोल रहे हैं कि उसका एक यूनिवर्सल सेट बनाइए तो उसके सारे एलिमेंट उसमें होना चाहिए और एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम इसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल एक दे सकते हो कि मान लो एक लेट सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड एक और सेट है जिसका जो बी है जिसका एलिमेंट मान लो 3 4 5 है। अब इस दोनों सेट से एक हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इस सारे एलिमेंट को लेंगे और इसमें भी जितने एलिमेंट है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोनों में है। तो दोनों में है तो हम क्या एक ही लिखेंगे, रिपीट इसमें नहीं करना है। बोला जा रहा है रिपीट नहीं करना है। ये बन गया मेरा एक यूनिवर्सल सेट जो कि सेट ए एंड सेट बी से मिलकर बना हुआ है। और ये तो सी हो गया। एंड डी में क्या बोल रहा था, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स का डिफिनीशन मैंने बता रखा है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उसका थ्योरम को पढ़ सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है।
सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक सेट ए दे रखा है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 3 4 5 6 7 है। और एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है। देखो जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन बताया, इस दोनों से इस सेट के एलिमेंट से ये बना होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 है। ठीक, तो ये भी है। और ऐसा नहीं है कि बस यूनिवर्सल सेट में से ये, जैसे इसमें था क्या था, जो एलिमेंट था उसी को लिए थे, लेकिन यहाँ तो हम इस दोनों को सेट के मिलने से बना रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, इस दोनों सेट के मिलने से नहीं बन रहा है। ये एक अलग से यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें इस दोनों सेट के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक यूनिवर्सल सेट यू है। तो फाइंड करना क्या है, पहला में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सेकेंड में है मेरा ए माइनस बी डैश, एंड सी में ए डैश माइनस बी डैश है, डी में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला वाला को देखते हैं। फर्स्ट जो है वो मेरा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। तो ए जो सेट है वो मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 है, एंड बी जो है सेट वो मेरा 3 4 5 6 7 है। अब क्या करना है, सेट ए में से बी को माइनस करना है। जब सेट ए में से बी को माइनस करना है तो ए में बी के जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो इसमें क्या है, 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1 एंड 2। तो ये बच गया मेरा कितना, 1 एंड 2। अब यहाँ देखते हैं b माइनस ए। अब क्या करना है, b में से a को माइनस करना है। तो b मेरा क्या है, 3 4 5 6 7, एंड a जो है मेरा 1 2 3 4 5 है। तो इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, एंड 5 मिल रहा है। तो बचा कौन मेरा, 6 एंड 7। तो इसमें से मेरा क्या आ जाएगा, 6 एंड 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मीनिंग क्या होता है, जो भी एलिमेंट है वो सबको एक साथ लिख दो। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 एंड 6 7। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर, ए पार्ट का। बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है ए माइनस बी डैश। तो कभी भी मेरे को एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसका इसको कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लेंगे। वैसे ही ए का कम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको फाइंड करते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, ए माइनस यू माइनस बी। अब यहाँ पे मेरा ए क्या है, 1 2 3 4 5 है, एंड यहाँ से मेरा u माइनस बी क्या हो जाएगा, ये मेरा u है, और उसमें से हम क्या करेंगे, b को माइनस करेंगे। तो b को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, u में जो भी कॉमन आएगा b से उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया मेरा 3 4 5 6 7। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे। तो बचेगा मेरा क्या, 1 2 8 9, 1 2 8 9। तो ये हो गया मेरा क्या, बी डैश। वैसे ही ए मेरा क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है उसको हटाना है। तो ये हो गया 1 2 8 नहीं है, 9 नहीं है, बचा क्या मेरा 3 4 5। तो 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में मेरे को बोल रहा है ए डैश माइनस बी डैश, या बोलो इसको ए कम्प्लीमेंट माइनस बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट निकालना मालूम है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ए कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। और बी कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, मेरे को ये बी का कम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो ए का कम्प्लीमेंट तो मैंने फाइंड कर रखा था, कितना आया था, सॉरी ए का नहीं, बी का फाइंड कर रखा है, और वो आया है मेरा 1 2 8 9। तो ये आ गया मेरा बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 2 8 9। ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट यू, और उसमें से हम ए को माइनस करेंगे। तो ए में क्या है, 1, तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 है, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा,
वैसे ही 5 भी हट जाएगा। ठीक, बचा मेरा क्या 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 हो गया और उसमें से हम b के कम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे 1 2 8 9। अब इसमें कॉमन कौन सा है, 9 है 8 है, तो बचा कौन यहाँ हम मेरे को 6 एंड 7। इधर का बच्चा उसको हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेफ्ट साइड में जो बचेगा उसको हमको लिखना है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 6 एंड 7, तो ये हो गया सी पार्ट का आंसर। वैसे डी में मेरा क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का में से क्या करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए मेरा है 1 2 3 4 5, बी है मेरा 3 4 5 6 7। अब इसका यूनियन करना है, यानी कि इस दोनों में जो भी एलिमेंट है सबको लिखना है और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 तक हो गया है, 6 7 हो गया। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करते हैं, तो इसमें जो कॉमन है उसको लिखना है। जैसे इसमें क्या करना था, सारे एलिमेंट को लिखना था, और इसमें इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन को लिखना है। तो इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं, 3 है 4 है एंड 5 है। तो यहाँ से आ गया 3 4 5। अब क्या करना है, बीच में मेरा क्या है, माइनस का साइन है, तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए जो भी है इसमें उसको क्या करेंगे, कॉमन जो भी है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 2 6 7, 1 2 6 7। ये हो गया मेरा डी का आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है डिफाइन बुलियन अलजेब्रा। हमको बुलियन अलजेब्रा को डिफाइन करना है ए पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि जैसे ए हो गया तो ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बार या ए डैश। ए, इसको ए बार बोलते हैं और ये ए डैश। ये मेरा क्या है, ए का कम्प्लीमेंट है। वैसे ही ये सब का कम्प्लीमेंट, ये पूरे एक्सप्रेशन का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इस सब के ऊपर बार आ जाएगा या डैश बोलो, डैश आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पहला वाला बुलियन अलजेब्रा क्या है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है ना बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये सब क्या है, सबसे पहले अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है, कोई जो भी हम मैथ में सॉल्व करते हैं अलजेब्रा क्या होता है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, मतलब कि एक्स प्लस वाई में जो भी रिलेशन बने वो सब क्या है, एक अलजेब्रा है। और उस पर हमको क्या करना है, बुलियन अलजेब्रा, यानी कि बुलियन मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। और ट्रू के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, एंड फॉल्स के लिए क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स वाई मेरा क्या हो जाएगा, 0 या 1 के फॉर्म में होगा, वही सब मेरा क्या हो जाएगा, बुलियन अलजेब्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का डिफिनीशन लिखा गया है, एन अलजेब्रा विच डील्स विथ द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मेरा क्या आएगा, 0 एंड 1। ठीक, सिस्टम इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा ये अलजेब्रा जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम से 0 और 1 से रिलेटेड है उसको क्या बोला जाएगा, बुलियन अलजेब्रा। इन दिस बुलियन अलजेब्रा वी कैन यूज 2 ऑपरेशन। बुलियन अलजेब्रा में ना 2 ऑपरेशन का यूज किया जाता है, या तो प्लस का और या तो ये मेरा डॉट का। प्लस मेरा किसके लिए होता है ना, जैसे लॉजिक गेट में ये वाले जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये उधर भी हमको वहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को देख लेना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा एडिशन बोल रहा है, तो एडिशन का मतलब होता है ना और गेट पढ़े हो, तो एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, और गेट। और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग आ रहा है मेरे पे यहाँ पे क्या, एंड गेट। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका ना ये तो हो गया कि बुलियन अलजेब्रा क्या है। इसमें बहुत सारे लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं लॉ एंड रूल्स को, क्योंकि ये अगर ये जितने भी लॉस है वो अगर हमको मालूम है तो ये वाले जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले रूल्स को देखते हैं। पहला जो है वो मेरा है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि सबसे ये क्या था मेरा, एक प्लस के लिए एंड एक
मल्टीप्लिकेशन के लिए था। तो फॉर एडिशन क्या हो गया, अगर a प्लस बी कर रहे हैं, मतलब कोई इक्वेशन है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखा है a प्लस बी, वो क्या होगा, इक्वल होगा b प्लस ए के। वैसे ही ये मल्टीप्लाई के लिए अगर a डॉट बी है तो वो b डॉट के इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड जो है वो मेरा है एसोसिएटिव लॉ। और इसमें एडिशन के लिए क्या होता है कि अगर कोई एक a है प्लस b प्लस सी, अगर हम क्या करते हैं ना, b प्लस सी को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद a के साथ ऐड करते हैं, वो जो आंसर देगा वही सेम आंसर b प्लस ए को ऐड करके c को ऐड करते हैं उसके इक्वल होगा। वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, अगर हम बी सी को पहले ऐड करने के बाद ए से ऐड करते हैं वो इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी को करने के बाद, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद सी के इक्वल। ठीक, मतलब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही मेरा ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों का यूज किया गया है। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू करते हैं तो ये मेरा क्या आएगा, ए डॉट बी, एंड ये प्लस वाला साइन जो है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड वैसे ही ये मेरा ये डॉट सी हो जाएगा। वैसे एक इसको ना इंटरसेक्शन और यूनियन में देखा जाए तो इस सबको उसमें भी देख सकते हैं। जैसे ये मेरा हो गया ए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे यूनियन और ब्रैकेट देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो याद रखो कि इसका और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। ये वाला जो पार्ट होता है ना वो मेरा बीच में आता है, जैसे इस दोनों के बीच में है वो यहाँ पे इस दोनों के बीच में ही आएगा। कोई कुछ भी हो, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन है तो यूनियन आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस था तो दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हम ए डॉट बी लिख रहे हैं, इसमें यूनियन लिखे या इंटरसेक्शन लिखे, तो बस यहाँ पे याद रखना जो बीच में है वो यहाँ पे बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे डॉट बीच में है तो यहाँ पे डॉट बीच में आएगा। तो ये हो गया मेरा। फोर्थ में मेरा आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो इसका ये सॉल्यूशन और इसका प्रूफ भी देख लेना सब कैसे किया जाता है, और ये मैंने करा रखा है, मिल जाएगा आपको इसको, ये प्रूफ कैसे करते हैं। और ये इसका क्या है, a प्लस बी, इसका अगर होल बार करते हैं तो ये मेरा a बार डॉट b बार आता है। यहाँ देखो a प्लस बी का होल बार है, यहाँ पे प्लस है तो क्या किस में चेंज हो रहा है, डॉट में, और नीचे डॉट है तो प्लस में चेंज हो रहा है। ध्यान रखना पूरा बार होना चाहिए, ठीक है, और पूरा बार होगा तभी चेंज होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और कैसे चेंज होगा, प्लस है तो डॉट में हो जाएगा और डॉट है तो प्लस में हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंस यहाँ पे पॉइंट्स दे रखा हुआ है। अगर कोई ये ए है उसका डॉट करते हैं 0 के साथ तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ए का डॉट करते हैं 1 के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। ए का डॉट ए के साथ करते हैं तो ए आएगा। ए का डॉट अगर ए बार के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड ए बार एंड उसका एक और बार करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाता है, वो ए ही आ जाता है। तो ये तो मेरा क्या था, डॉट के लिए था। अब प्लस के लिए देखते हैं तो ए प्लस 0 मेरा क्या आता है, यहाँ पे ए आता है। ए प्लस 1 क्या आता है, 1 आता है। ए प्लस ए आता है। ए प्लस ए का बार मेरा 1 आता है। ये जो भी बता रहे हैं ना ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो कोई भी क्वेश्चन आता है, ये एक थ्योरम पढ़ने से आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और ये मैथ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका। और कुछ और है, ए प्लस ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए प्लस ए बार बी, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, और बीच में क्या है मेरा डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी। ठीक, तो ये याद रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया है कि डिफाइन बुलियंस अलजेब्रा, तो अभी जितना बताया उतना लिखना। इसमें से आपको जितना याद रह रहा है एग्ज़ाम में आप उतना लिख सकते हो, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा। तो हो गया। अब देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट, जो बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा था उसका कम्प्लीमेंट निकालना था, उसको देखते हैं।
तो बी पार्ट का जो पहला एक्सप्रेशन जो गिवन था वो मेरा था एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश जेड, और इसका हमको क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस सब का क्या करेंगे, डैश बोलेंगे कर देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। या तो आप इसको ब्रैकेट करके डैश दे दो, या तो आप इसके पूरे होल करके और इस पर बार कर दो, ठीक। अब जब भी मेरे को होल बार आए या डैश दिखे सबके ऊपर, तो दिमाग में क्या आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि उसी से बनता है। क्योंकि उसमें क्या था, होल बार रहता था तो क्या करते थे, जैसे उसमें क्या था, अगर a प्लस बी था और उसका पूरा बार करते थे तो क्या हो जाता था, a डैश, बीच में प्लस है तो डॉट आ जाता था एंड b डैश आ जाता था। यही वाला इस सब में अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया मेरा, तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लो a है और ये मान लो मेरा b है। अब इसका क्या करना है, हमको डैश करना है। तो क्या हो जाएगा, a डैश यानी कि एक्स वाई डैश और ये पूरे का डैश, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट, तो डॉट हो गया। उसके बाद एक्स डैश जेड और इसका क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। अब देखो, अब अभी भी मेरे को क्या हो रहा है, एक्स वाई डैश का होल डैश दिख रहा है, ठीक है। जब होल डैश दिख रहा है तो अभी इसको फिर से हम क्या करेंगे, इस पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या बीच में दिख रहा है, डॉट दिख रहा है। तो डॉट दिख रहा है तो अब किस में चेंज होगा, डॉट प्लस में, डॉट मेरा प्लस में चेंज हो जाएगा और सबके ऊपर क्या आ जाएगा, एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई डैश का कंप्लीमेंट हो गया। बीच में डॉट है, डॉट रहेगा, और यहाँ भी वही, इस पर भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एक्स डैश का डैश प्लस जेड डैश। अब देखो, एक्स डैश तो एक्स डैश ही रहेगा, और अभी हम देखे थे ए का बार का होल बार क्या आ रहा था, ए आ रहा था। तो वैसे ही मेरा वाई का बार और वाई बार या वाई का डैश वाई डैश क्या आएगा, वाई आएगा, तो वाई आ गया। वैसे ही एक्स डैश का डैश क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एंड जेड डैश हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया मेरा एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश जेड डैश एक्स डैश जेड डैश। वैसे ही वाई एंड एक्स तो वाई एंड एक्स हो गया, एंड वाई एंड जेड डैश तो ये हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये मिल गया। अब एक और मैंने देखा था, उसमें क्या था लिखा हुआ, ए डॉट ए डैश, ये मेरा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसको अब यहाँ पे हम अगेन अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से मेरा क्या आ गया, एक्स डैश जेड डैश प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड डैश, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा क्या, कंप्लीमेंट निकल गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा था वो मेरा था एक्स वाई प्लस वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड, ये वाला जो था वो मेरा सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट करना है। तो इसका कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या हो गया, इसके होल बार करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए ना, यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड, इसका हम क्या किए ना, होल डैश कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको आप यहाँ पे जैसे एक थ्योरम, उसमें क्या था, ये तो सही है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया ना कि जैसे वहाँ पे क्या था, ए प्लस ए बार बी, इसको क्या लिख रहे थे, इसको उसमें हम लिख रहे थे ना, ए प्लस बी लिख रहे थे, ठीक। ये लिख रहे थे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, वाई प्लस वाई डैश जेड को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, वाई प्लस जेड में। इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं था, चाहे तो इसको एक और, ये तो देख लो, एक और मेथड इसके बाद बताते हैं इस पे। और ये अगर नहीं किए तो कैसे करना है, तो ये रहा। तो सबसे पहले उसका क्या किए ना, होल का बार कर, इसी से पहले देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक्स वाई इंटू वाई प्लस
वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड और इसका होल बार। तो सबसे पहले हम अप्लाई कौन सा रूल्स करेंगे, एक्स प्लस एक्स डैश वाई, या यहाँ तो क्या है मेरा वाई है, तो वाई प्लस वाई डैश जेड, इसको क्या लिख सकते हैं वाई प्लस जेड, इसको हम वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स वाई, और इसको हम लिख सकते हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स डैश जेड। अब क्या करेंगे, इस सारे का होल बार जो कि कंप्लीमेंट निकालना था। अब इस पे डी बोर्गस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक। तो किसके किसके बीच इसको मान लेते हैं ए, इस सबको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और बीच में क्या है मेरा प्लस, तो प्लस है तो इतना तो समझ आया कि इस दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा, यानी कि एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड, और इस पे होल बार एंड बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, एंड एक्स जेड और इसका होल बार, ठीक है। अब अगेन हमको दिखाई दे रहा है कि इस पर भी लग सकता है। मान लो अगर हम इस सब को, इसको और इसको अलग कर देते हैं और बीच में क्या मान लेते हैं डॉट, और इसमें भी इसमें डॉट, तो इस पर भी डी बोर्गस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा ये एक्स वाई का होल बार और डॉट है तो प्लस हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा मेरा वाई प्लस जेड का होल बार, और इंटू ये हो जाएगा मेरा एक्स डैश, इसका डैश हो जाएगा, और डॉट है तो बीच में प्लस हो जाएगा, एंड जेड डैश, ठीक। अब यहाँ अगेन इस पे अप्लाई हो सकता है डी बोर्गस लॉ, तो ये हो जाएगा मेरा बीच में क्या है डॉट है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इसका होल बार प्लस, यहाँ पे मेरा क्या है प्लस है तो डॉट हो जाएगा, तो वाई जेड, इतना हो गया। अब देखो एक्स डैश का डैश क्या होगा, एक्स ही होगा, और प्लस ये जेड डैश, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा इसको इससे करते हैं, तो ये हो गया एक्स डैश एक्स प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई ये जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट, तो ये हो गया मेरा। हाँ, और ये मेरा क्या आता है एक्स प्लस एक्स डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट एक्स प्लस, यहाँ देखो जेड कम्प्लीमेंट एंड जेड कम्प्लीमेंट, यहाँ तो वो वाई डैश होगा, लेकिन जेड कम्प्लीमेंट एंड जेड कम्प्लीमेंट जेड एंड जेड कम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाई एंड जीरो ये क्या हो जाता है, ये जीरो ही हो जाता है, तो ये वाला तो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, एक्स कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट एंड जेड कम्प्लीमेंट। तो यहाँ मेरा वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, नहीं एक्स भी तो है, एक्स सही है। ये हो गया मेरा इसका आंसर। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला, तो ज़रूरी नहीं है सबका आंसर सेम आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोई, जैसे यहाँ हमने क्या किया है, इसमें यूज कर दिया इसके जगह पर ये वाले, इसके जगह पर ये वाले फार्मूला, ठीक। अगर चाहो कोई ये यूज नहीं किया हो और यहाँ पे क्या किया अलग कर दिया, तो हो सकता है कि उसका कुछ अलग आंसर आ जाए, ठीक। तो इसमें उतना नहीं देखना है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में मेरे को एक सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन को हमको अभी फाइंड भी करना है। जो सेट है उसका एलिमेंट जो है वो मेरे क्या है 2 3 6 12 24 एंड 36,
और एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई के बीच, और जो एक्स जो है वो डिवाइड होता है वाई से। चलिए इसको देखते हैं। पहला इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट हैश डायग्राम, जो भी इससे रिलेशन बनेगा उसका यूज करके हमको एक हैश डायग्राम फॉर्म करना है। उसके बाद मैक्सिमल एंड मिनिमल फाइंड करना है और बताना है कि जो मेरा हैश डायग्राम है या बोलो पोसेट है वो मेरा एक लैटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन को फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक्स जो है वो मेरा 2 3 एक्स का एलिमेंट जो है एक्स जो मेरा सेट है उसका एलिमेंट ये रहा। अब इससे हमको क्या करना है, एक आर रिलेशन फाइंड करना है जो कि क्या डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने वाले कितने हैं इसमें एलिमेंट है, तो 2 तो खुद से डिवाइड होगा, और 6 से होगा, 3 से नहीं होगा, 6 से होगा 12, ये बाकी सब से होगा। तो 2 मेरा 2 से हो गया, 6 से हो गया, 12 से हो गया, 24 36, ये हो गया मेरा 2 खत्म। अब 3 से देखते हैं, 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा, 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 अगेन सब होगा। तो 3 से 3 भी हो गया, 3 6 हो गया, 3 12 हो गया, 3 24, 3 36 हो गया। 6 से वैसे ही 6 से 6 डिवाइड होगा, 12 होगा, 24 36 होगा ही होगा। वैसे ही जो भी डिवाइड होने वाला है ना, ये मेरा एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक, अब इस रिलेशन का यूज़ करके हमको हैश डायग्राम बनाना है। तो हैश डायग्राम बनाने के लिए जो भी मेरा रिलेशन दे रखा है उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको सबसे नीचे लिखते हैं। जैसे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, इस सेट में 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे। अब 2 से देखेंगे आगे क्या क्या कनेक्ट है। 2 से 2, तो 2 से 2 यहाँ पे सेल्फ लूप बनेगा, तो हैश डायग्राम में उसको नहीं दिखाया जाता है, तो यहाँ हम नहीं दिखाएंगे। 2 से क्या जाना है, 6, तो 2 से मेरा कहाँ गए, 6 के पास गए। फिर 2 से मेरा क्या जाना है, 12 तक जाना है, तो 2 से 6 गए और 12 भी चले गए यहाँ से। फिर क्या है, 2 से 24 गए, फिर 2 से 36। तो देखो यहाँ, अब देखो यहाँ तो हम 12 कर दिए थे, यहाँ 24 कर दिए थे, हम 36 इधर क्यों किए हैं, इधर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि 24 से 36 मेरा डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 12 से होता है। इसी वजह से 12 के बाद हम क्या करेंगे, 36 यहाँ से अलग देंगे। और यहाँ देखो डिस्टेंस भी ये नीचे है और ये ऊपर है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, जैसे नंबर में डिस्टेंस है वैसे ही हम यहाँ जो भी ड्रॉ करेंगे उसमें डिस्टेंस रखेंगे। वैसे ही मेरा 3 3, अब देखो यहाँ वैसे ही यहाँ पे हम 3 क्यों ये लिखे हैं, कहीं यहाँ 3 लिख के उसको कनेक्ट क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि 2 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसी वजह से हम 3 का एक अलग पॉइंट बनाएंगे। और 3 मेरा किससे किससे हो रहा है, 3 मेरा 6 से है, तो 3 मेरा 6 से हो गया। उसके बाद क्या है, 3 मेरा 12 से है, तो 3 मेरा 12 होगा। 12 यहाँ क्यों लिखे हैं, साइड में क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि मेरा क्या है 6 से 12 डिवाइड है, इसी वजह से साथ ही में लिखे हैं। उसके बाद क्या है 3 24 से, तो 24 को 12 से है, इस वजह से एक साथ लिए हैं। फिर 3 36 से, 36 का एक अलग रूट है, तो ये सबसे कनेक्ट हो गया। वैसे ही 6 का देखो, 6 12 से यहाँ आप सबको मिलाओगे ना, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। तो ये जो है वो मेरा हैश डायग्राम है, जो भी ये रिलेशन है उसका। ठीक, तो ये हो गया मेरा हैश डायग्राम। अब इसमें हमको चेक करना है मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट जो भी मेरे लोअर साइड में जो भी एलिमेंट होगा वो मेरा हो जाएगा मिनिमल एलिमेंट, और जो मेरा सबसे ऊपर होगा वो मेरा हो जाएगा मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट जो हो जाएगा वो मेरा 36 हो जाएगा, और मिनिमल एलिमेंट जो होगा वो मेरा 2 हो जाएगा। ये रहा मेरा मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट। अब ये बोल रहा है कि आप जो हैश डायग्राम बनाए हो या जो ये पोसेट है, क्या ये एक लैटिस है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक लैटिस नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो भी लैटिस के प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। और आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ, फॉर अ पोसेट टू बी अ लैटिस, एक पोसेट लैटिस कब होगा, एनी 2 एलिमेंट इन द पोसेट शुड हैव बोथ ए लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटर लोअर बाउंड। मतलब कि अगर कोई भी पोसेट लैटिस कब कहा जाएगा, 2 एलिमेंट अगर मेरे पास है, जैसे यहाँ पे मेरा क्या था 2 3 6 12 24, इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए ना, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसमें होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को एक फंक्शन दे रखा है जो कि मेरा ax² + bx + 2 है, और उस फंक्शन में जो जब हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो वो फंक्शन मेरा 3 हो जाता है, और वो फंक्शन में जब x का वैल्यू 4 रखते हैं तो वो फंक्शन मेरा 42 हो जाता है। तो मेरे को b का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा a + b + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a + b का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1। वैसे ही उस फंक्शन में x का वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो फंक्शन मेरा ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4a + b = 10। अब क्या करेंगे, इसमें हम b का वैल्यू जो दे रखा है उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरा a का वैल्यू 3 आएगा एंड b का वैल्यू -2 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पोसेट निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर उसको आप देखना चाहोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। उसको आप देख ही लेना, क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और वो हर साल आता है। तो अभी तक जितने भी चैनल पे वीडियो डाला गया है उसमें वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप उसको वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन गिवन बाय द फंक्शन। यहाँ पे 4 वेरिएबल का एक फंक्शन दे रखा है और इसको हमको मिनिमाइज करना है, इस एक्सप्रेशन को, ठीक। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले यहाँ वेरिएबल देखो कितना है। वेरिएबल कितना है, 1 2 3 4। तो वेरिएबल कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। तो जब कोई भी वेरिएबल आ गया मेरा 4, तो नंबर ऑफ़ सेल जो होता है, नंबर ऑफ़ सेल वो होता है 2 के पावर 4, या इसको 2 के पावर n। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ सेल कितना आ जाएगा, 16। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, 16 सेल का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से मेरा जो ये सेल है, यहाँ जो मेरा के मैप जो बनेगा वो 16 सेल का बनेगा, ठीक। तो इसको, ये के मैप है, ठीक है। के मैप के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले इसको, ये डायग्राम आपको रटा हुआ रहना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना है। अभी जो कुछ पॉइंट बता रहे हैं वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। 4 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ़ सेल कितना होगा, 16 होगा। वैसे ही 2 वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ़ सेल कितना हो जाएगा, 4, ठीक। वैसे ही 3 के लिए 8। तो यहाँ पे मेरे को 4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सेल बना लेंगे। जो भी ये बना हुआ है सेल, अभी इसके अंदर जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो, जो सेल बना है वो सेल बनाएंगे। सेल बनाने के बाद इसके नीचे हम क्या करेंगे, P लिखेंगे एंड Q लिखेंगे, और उसके ऊपर R एंड S। तो जो भी ये वैल्यू दे रखा है ना, ये P का वैल्यू, P एंड Q का वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट वाला P का है, सेकेंड वाला Q का है। तो PQ का वैल्यू हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो ये रटा हुआ होना चाहिए। अगेन 0 0 0 0, यहाँ 0 0 0 0, ये P है, ये Q है, ये R है एंड ये S है। तो ये मेरा 0 0, अगर इसका हम निकालते हैं डेसिमल वैल्यू तो कितना आता है, 1 आता है, सॉरी 0 आता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मेरा सेकंड के लिए देखते हैं। ये ना सोचो एक मैट्रिक्स में सबसे पहले इसको ले रहे हैं, फिर इसको। जैसे मैट्रिक्स में हम क्या लेते हैं, पहले इसका रो का, उसके बाद कॉलम का वैल्यू, अगेन रो का, फिर कॉलम का वैल्यू इसके लिए। वैसे ही यहाँ पे लेना है। तो इस सेल के लिए मेरा क्या हो जाएगा, PQRS का वैल्यू 0 0 0 1। तो डेसिमल वैल्यू कितना आएगा इसका, 1, तो 1 हो गया। वैसे ही आप सबको मिलाओगे ना, तो इसका डेसिमल वैल्यू 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10 ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है 1, यानी कि इस सेल में जिसका वैल्यू 1 है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 किधर है मेरा, यहाँ है, तो 2 के पास भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही 3 है, 3 किधर है, इधर, 3 के पास भी 1 आ जाएगा। वैसे ही 6 किधर है, इधर, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 8 के पास भी 1 करना है, 8 किधर है,
7 8 इधर है, 8 के पास भी 1 हो जाएगा। 9 9 किधर है, 1 हो गया। 10 10 के पास भी 1 हो गया। 12 12 के पास भी 1 हो गया। 13 के पास भी 1 हो गया एंड 14 के पास भी 1 हो गया। ठीक, तो कहाँ कहाँ 1 देना है ये तो मालूम चल गया। जो भी वहाँ पे दिया होगा वैल्यू उसके पास क्या करना है, 1 लिखना है। बाकी जो भी बचा उसके अंदर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके आगे ध्यान देना। इसके बाद हमको ग्रुप बनाना है, और ग्रुप कभी भी बनाएंगे तो 2 सेल को ज्वाइन करके बनाएंगे, या तो 4 सेल को ज्वाइन करके बनाएंगे, या तो 8 सेल को ज्वाइन करके बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो क्या कौन कौन सा सेल ज्वाइन हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, फिर ये चारों हो जाएगा, एंड उसके बाद ये चारों हो जाएगा। हम इसको ना ऐसे या ऐसे करके नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ से मेरे को 3 ग्रुप मिला, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको अगेन आगे का स्टेप देखते हैं। ये रहा ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब सब में PQRS का वैल्यू को पुट करना है। तो ग्रुप 1 में PQRS, ग्रुप 1 कौन सा है, ये वाला है। अब ये 1 का वैल्यू PQR का क्या हो सकता है, 0 0 एंड 0 1, 0 0 एंड 0 1 हो गया। वैसे इसके लिए क्या हो सकता है, 0 0 एंड 1 1, 0 0 एंड 1 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले सबको लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ग्रुप 2 में देखते हैं, इस वैल्यू के लिए देखते हैं। तो इसके लिए मेरा PQRS का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0, और R का वैल्यू कितना है, 1 एंड 0। इसके लिए देखते हैं तो 0 1 1 0। इसके लिए देखते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 1, और ये मेरा है 1 0। ठीक, वैसे इस पॉइंट के लिए मेरा क्या है, 1 0 1 0, एंड इधर आ गया 1 0। तो ये भी हो गया। अब कौन सा बचा है, ये वाला ग्रुप 3। तो इस पॉइंट के लिए देखते हैं तो क्या है, 1 1 एंड 0 0, 1 1 0 0। इस पॉइंट के लिए देखते हैं 1 1 एंड 0 1। इसके लिए देखते हैं 1 0 0 0। इसके लिए 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1। चलो ये हो गया। अब देखो कैसे बनाना है। अब यहाँ पे अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट यहाँ पे जो भी नंबर दिखेगा, जैसे अगर हम मेरे को यहाँ पे 0 दिख रखा है, 1 दिख रहा है, यानी कि ये मेरा कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे एक 0 से ये 1 कटा, इस 0 से ये 1 कटा, वैसे ही एक 0 से ये 1 कटा, इससे ये कटा, और इसमें इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये, और इससे ये। अब देखो बचा कौन कौन, इसमें बचा मेरे को क्या, P, और इसमें बचा P एंड Q। इसमें क्या क्या बचा, R एंड S, और इसमें बचा P और R। अब ध्यान दो, यहाँ पे मेरा क्या बचा था, 0। तो 0 को हम ना डैश से डिनोट करते हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट देते हैं, और 1 को नहीं देते हैं। तो 1 वाला तो R ही रहेगा, और S मेरा कम्प्लीमेंट हो जाएगा। P में 1 है तो कोई बात नहीं, R मेरा R डैश हो जाएगा। अब क्या करना है, इस सारे ग्रुप के जो वैल्यू जो आया है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जो तो फाइनल रिजल्ट जो होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा हो जाएगा P डैश Q डैश प्लस R S डैश प्लस P R डैश। यही मेरा आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे तो 1 1 से छूट ही गया, तो ये मेरा क्या 1 है, इस वजह से यहाँ S ही होगा, और यहाँ मेरा S हो जाएगा। अब इसका B पार्ट को देखते हैं। B पार्ट में भी सेम वैसे ही 4 वेरिएबल दे रखा है, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस इसमें जो ये यहाँ का जो नंबर दे रखा वो इसमें कम है, 5 11 13 एंड 15। तो जो भी इसमें आएगा 5 11 13 एंड 15, उसके जगह हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो गया 5 11 13 एंड 15 हो गया। अब इससे हम ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप यहाँ पे क्या 4 का ग्रुप बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एंड एक और ग्रुप बन सकता है इस दोनों के साथ।
ठीक। तो यहाँ से कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। मान लो ये मेरा ये जो है वो मेरा ग्रुप 1, ये मान लो ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। यहाँ भी मेरे कितने हो गए, ग्रुप 3 हो गए। इसको अब लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। सब में आएगा PQRS, PQRS, PQRS। अब चलो ग्रुप 1 में देखते हैं PQ का वैल्यू कितना है, 0 एंड 1, 0 एंड 1, और RS का वैल्यू 0 एंड 1, 0 एंड 1, 1 1 एंड 0 1, 1 1 0 1। अब ग्रुप 2 में आते हैं, ग्रुप 2 ये है, इसके लिए क्या है, 1 1 एंड 1 1, 1 1 1 1। इसके लिए मेरा क्या है, 1 0 एंड 1 1, 1 0 1 1। अब ये वाले ग्रुप का देखते हैं, तो ये क्या है मेरा 1 1 एंड 0 1, 1 1 0 1, और इसके लिए आ गया मेरा 1 1 1 1 1 1। अब वहीं अपोजिट वाले को कट कर देंगे, अपोजिट वाले जितने भी वो कट हो जाएंगे। बचा क्या मेरा यहाँ पे QRS, यहाँ मेरा PRS और यहाँ PQS। अब यहाँ कंप्लीमेंट लगाना है, तो कंप्लीमेंट कहाँ होता है, 0 के पास। तो Q मेरा क्या है, 1 है तो नहीं होगा, R मेरा 0 है तो होगा, S नहीं है तो नहीं होगा, P नहीं होगा, QR नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या करना है, फाइनली सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जो फाइनली मेरा इसका रिजल्ट जो होगा QR का कंप्लीमेंट S प्लस PRS प्लस PQS, ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ कार्नोट मैप 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के लिए हमको कार्नोट मैप ड्रॉ करना है। तो अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया वो मेरा क्या है, 4 वेरिएबल के लिए कार्नोट है, ठीक। तो आप जैसे मैंने वो बताया ना कि 0 कहाँ होगा, 0 1 कहाँ होगा, PQRS, तो जैसे मैंने वो जितने भी सेल ड्रॉ किए थे और उसमें जो भी वैल्यू डाले थे, आप उसको एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के और एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। कैसे लिखना है समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फाइंड एफ फॉग एंड गॉफ वेयर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड gx इक्वल टू एक्स प्लस 2 आर द फंक्शंस फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक। तो यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखा है, fx एंड gx। तो फॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो f और ये g मेरा gx बन जाएगा, और gx का वैल्यू मेरा कितना है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, f(x) का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ से f(x) इतना हो गया x स्क्वायर प्लस 1, तो जो भी मेरा अंदर है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इतना आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे ही गॉफ निकालोगे तो gf(x) हो जाएगा। gf(x) का वैल्यू मेरा x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको अंदर डालेंगे, और उसके बाद gx का वैल्यू जो है वो मेरा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे इतना आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा 9 का A पार्ट था। बी पार्ट भी बहुत ईजी है। हमको f'4 निकालना है। अगर मेरा फंक्शन ये दे रखा है तो सिंपल सा इसको डिफ्रेंशिएट करना है और x के वैल्यू पे 4 पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक। तो यहाँ से मेरा और ये वाला फार्मूला x के पावर n dx इन ये डिफ्रेंशिएशन के लिए n x के पावर n-1, ये वाले फार्मूला को अप्लाई करना है और सबको सॉल्व कर देना है। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10। अब इसमें हम x की जगह पर 4 का वैल्यू रखेंगे, 4 रखने के बाद सॉल्व करेंगे। अब देख लेना, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 150 आएगा।